देखिए नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, तो जैसे आपके नाम से लग रहा है बायो मीन्स लिविंग, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, these are the carbon containing compounds or molecules present in the living system। लिविंग सिस्टम में जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। कार्बन का होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। बट देखिए एनसीईआरटी ने डेफिनेशन लिखा है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें भी कार्बन है, बट क्या है वो बायोमोलिक्यूल नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है, क्योंकि जानते हैं ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है। ऐसा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। और आइदर कार्बन, अगर कार्बन खाली कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में केवल कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या इनऑर्गेनिक हो गया। और इसी तरीके से वाटर में H2O में आप देखेंगे H2O में क्या है, हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। समझ में आया। लेकिन जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है उसी को आप समझेंगे। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हो गया, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अभी आपको बायोमोलिक्यूल्स के डिफरेंट एग्जांपल समझ में आएंगे। जैसे कुछ जान लीजिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन। ठीक है, इनमें सब में क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें क्या है, बायोमोलिक्यूल्स से सब लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम उसको बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कराएंगे। तो यहाँ पर दो टेक्निक दी हुई है एनसीईआरटी में, दो तरीके दिए हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स को क्या करना, सेपरेट करना। ठीक है, एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब कैसे पता लगाएंगे कौन सा बायोमोलिक्यूल कहाँ है। ठीक है, तो अगला क्या है, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कैसे एनालिसिस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की, तो देखिए दो मेथड दिए हुए हैं। पहला जो तरीका है इसमें, जो फर्स्ट मेथड है, उस मेथड में क्या करेंगे हम, मैक्रो बायोमोलिक्यूल को किससे, देखिए बायोमोलिक्यूल्स में ही कैटेगरी होती है। कुछ बायोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, साइज में बड़े होते हैं, दे आर पॉलीमर्स, उनको क्या बोलते हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और जो बायोमोलिक्यूल्स साइज में छोटे हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है, उनको बोलते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैक्रो को माइक्रो से कैसे अलग करेंगे, कैसे उसको सेपरेट कराएंगे, तो कौन सा मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, कौन सा क्या है माइक्रो, उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे उनका सेपरेशन करेंगे। यहाँ पर एक टेक्निक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, प्लांट का कोई भी टिश्यू है, ठीक है, कोई प्लांट का पार्ट है, आइदर लीफ, स्टेम, रूट, कुछ भी है, या फिर कोई एनिमल का पार्ट है, कोई एनिमल टिश्यू है, जैसे मान लीजिए लिवर का पार्ट हो गया। ठीक है, कोई भी पार्ट एनिमल का कोई भी टिश्यू पार्ट हो गया, ठीक है, कोई ऑर्गन हो गया, तो एनिमल का कोई पार्ट ले सकते हैं, कोई एनिमल टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, लिवर हो गया, या माइक्रोबियल पेस्ट। माइक्रोबियल पेस्ट का मतलब समझ लें, मतलब ऐसे समझिए प्लांट की
किसी भी पार्ट को आप ले लीजिए, वहाँ से आप बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। एनिमल का कोई पार्ट लेकर के वहाँ से बायोमॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं, या माइक्रोबियल पेस्ट लेकर के वहाँ से बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। माइक्रोबियल पेस्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स उनका पेस्ट। पेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, माइक्रोब्स को ले करके और उनको क्रश कर देना, उससे क्या बन जाएगा, पेस्ट। मतलब माइक्रोब्स का कलेक्शन है। यहाँ क्या है, माइक्रोब्स हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, कोई भी पार्ट आप मान लीजिए आप ले रहे हैं, तो इसके लिए यूज़ क्या किया जाता है, मोर्टार एंड पेस्टल। क्या यूज़ करते हैं, मोर्टार एंड पेस्टल। मोर्टार पेस्टल जानते हैं, आयुर्वेदिक वाले जो होते हैं, जो आयुर्वेद की दवाएं बनाते हैं, वो एक क्या होता है, क्रूसिबल होता है गाली, और उसमें क्या है, मतलब पीस करके क्या करते हैं, दवा बनाते हैं ना। तो ये हो गया मोर्टार एंड पेस्टल। अरे जो गांव में क्या होता है, घर में कल्लड़ जो होता है, तो बड़ा साइज का हो गया, और ये क्या है, छोटा है। क्रूसिबल का बना हुआ प्याली होती है, और ये क्या है, पेस्टल है, समझे, मोर्टार पेस्टल। इसमें क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टिश्यू को, प्लांट और एनिमल के उस पर्टिकुलर टिश्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। जैसे मुर्गी का टांग रख दिया यहाँ पर, समझ में आया। और उसको पीसेंगे, क्रश कराएंगे। क्रश करने के बाद किसमें क्रश करेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ले लेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसमें क्रश मतलब टिश्यू के साथ आपने क्या मिलाया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिला दिया, ठीक है, और उसमें तब क्रश कराएंगे। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या है, CCl3COOH, ये क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। इसमें क्रश कराएंगे। क्रश कराने के बाद एक पेस्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, एक पेस्ट, एक लुक्की बनेगा। उस पेस्ट को क्या करेंगे, छान लेंगे, और उसको क्या करेंगे, फिल्टर करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से उसको फिल्टर कराएंगे। और फिल्टर में क्या करेंगे, किससे फिल्टर कराएंगे, छन्नी से फिल्टर कराया जाता है। तो यहाँ जो यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर कराने के लिए क्या चीज़ यूज़ किया जाएगा, आइदर मसलिन क्लॉथ, मलमल का जो कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा मसलिन क्लॉथ बोलते हैं, ठीक है। मसलिन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, या चीज़ क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे छानेंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर रखेंगे, इसको पेस्ट को ऊपर रखेंगे। तो जब ये इसमें जो देखिए, अब जो चीज़ इस टिश्यू में जितना भी बायोमॉलिक्यूल्स होगा, कौन कौन सा बायोमॉलिक्यूल होगा टिश्यू में, मैक्रो होगा, माइक्रो होगा, ठीक है। और क्या होगा इसमें, देखिए इनऑर्गेनिक भी मॉलिक्यूल्स होंगे, हालांकि वो बायोमॉलिक्यूल्स नहीं है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी इसमें तो होगा प्रेजेंट, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी है। समझ नहीं आ रहा, प्लांट की बॉडी में भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक हो गया। तो इसमें ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक में क्या है, मैक्रो है, माइक्रो है, समझ में आ रहा है। तो मैक्रो को माइक्रो से अलग करना है। तो जब इसको यहाँ पर आप क्रश कराएंगे, तो जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स या जो मॉलिक्यूल्स ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजॉल्व हो जाएगा, जो उसमें खुल जाएगा, ठीक है, जो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, वो फिल्टर पेपर से जब पास कराएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड नीचे मूव करेगा ना। फिल्टरेट, देखिए दो पोर्शन यहाँ पर आपको नजर आएगा। एक पोर्शन क्या रहेगा, फिल्टरेट रहेगा। फिल्टरेट का मतलब जो फिल्टर होके आ जाएगा, और जो चीज़ ऊपर बची रहेगी दैट इज कॉल्ड रिटेंटेट। उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटेट बोला जाएगा, जो ऊपर बचा रहेगा। तो कौन सी चीज़ मूव करेगी फिल्टरेट में, क्या चीज़ आएगी, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है, तो वो तो जाएगा ही, मूव करेगा। साथ में उसमें जो चीज़ें घुली हुई रहेंगी, जो डिजॉल्व स्टेट में रहेगा, जो इस एसिड में जो डिजॉल्व हो जाएगा, जो एसिड में डिजॉल्व हो जाएगा वो भी तो नीचे आ जाएगा, और जो एसिड में डिजॉल्व नहीं हो पाया वो ऊपर ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है, डिजॉल्व होने का मतलब समझना, जो इस एसिड में घुल जाएगा, क्योंकि एसिड नीचे भाग मूव कर रहा है, तो एसिड में घुली हुई चीज़ें भी एसिड के साथ फिल्टरेट में आ जाएंगे, और जो एसिड पे डिजॉल्व नहीं होगा, इसका प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट, वो क्या होगा, ऊपर ही रह जाएगा, रिटेंटेड में रह जाएगा। तो दो चीज़ें आपको नजर आएंगी। फिल्टरेट में जो चीज़ें रहेंगी वो एसिड सॉल्युबल पूल है। क्या है वो, एसिड सॉल्युबल पूल है। पूल का मतलब क्या होता है, मतलब एक लार्ज
बड़ी चीज़ है, ठीक है। एसिड में सॉल्युबल है, ढेर सारी चीज़ें हैं जो एसिड में क्या हैं, सॉल्युबल हैं, ठीक है। कई मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स हैं एसिड में सॉल्युबल हैं। और ये क्या है, रिटेंटेड का मतलब एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हुआ, इस एसिड सॉल्युबल पार्ट को समझ में आ रहा है। अब क्या क्या चीज़ें एसिड में इनसॉल्युबल रहेंगी, इसमें ऊपर क्या बचेगा ये समझना, जितना पॉलीमर है याद कर लीजिए, जितना पॉलीमर है वो सब ऊपर रह जाएगा। पॉलीमर का मतलब समझते हैं, पॉलीमर देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट को देखिए तो पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये पॉलीमर है ना। कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो मोनो ऑलिगो यह पॉलीमर नहीं है, पॉलीसैकेराइड पॉलीमर हो गया। इसके बाद प्रोटीन्स में देखिए, प्रोटीन्स क्या है, ऑलरेडी पॉलीमर है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। और इसमें आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन, बहुत सारे इसके पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये सब मिलेंगे। प्रोटीन हो गया और क्या चीज़ है, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए किसका पॉलीमर है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। क्या लिपिड भी पॉलीमर होता है, लिपिड पॉलीमर नहीं है, याद कर लीजिए, लिपिड किसी का पॉलीमर नहीं है, तो लिपिड पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो जितने पॉलीमर हैं वो सब यहाँ रहेंगे। अब यहाँ क्या क्या रहेगा, क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़, 4 ऑप्शन आपका दिया रहेगा कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा कंपाउंड एसिड सॉल्युबल है, कौन सा एसिड इनसॉल्युबल है, ठीक है। अगर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व कराएंगे तो ये जितने पॉलीमर रहेंगे ये एसिड में इनसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में एक पॉलीमर है जो कि पॉलीमर नहीं है, लिपिड है, लिपिड, वो एसिड में सॉल्युबल नहीं रहेगा, ये है पॉलीमर नहीं है, ये इट इज नॉट पॉलीमर। समझिए देखिए क्या है ये, नॉट पॉलीमर, लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। फिर ये ऊपर क्यों आ गया, तो पॉलीमर नहीं है, ठीक है। ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि जो लिपिड्स हैं, जब आप देखिए, आप जब किसी प्लांट के पार्ट को, एनिमल के पार्ट को जब क्रश करेंगे तो उसमें जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी, लिपिड्स कहाँ रहते हैं, मेम्ब्रेन में होता है लिपिड ना, कहाँ होता है, तो मान लीजिए आपने प्लांट का या एनिमल का कोई पार्ट क्रश किया, उसमें इसमें जितनी भी सेल्स रहेंगी, जब ये सेल्स टूटेगा तो सेल टूट गया, सेल का फ्रेगमेंट आ गया, सेल टूट गया, सेल मेम्ब्रेन अलग हो गया, सेल का ना छोटा छोटा पार्ट में टूट गया। सेल ऑर्गेनेल्स में भी तो मेम्ब्रेन होती है, जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनमें भी क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो भी टूटेगा, ठीक है। तो ये जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, ये जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या करेंगे, दे विल एग्रीगेट एंड फॉर्म द माइसिली, क्या बना लेंगे, माइसिली। कैसे समझ लीजिए, फैट जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स नीचे इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि लिपिड्स आपस में इकट्ठा हो जाता है, लिपिड्स क्या हो जाता है, एग्रीगेट, इकट्ठा हो जाता है लिपिड। और कैसे इकट्ठा हो जाता है, दे फॉर्म द माइसिली, तो क्या बना लेते हैं, माइसिली बना लेते हैं। माइसिली क्या, देखिए स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, देखिए ये लिपिड बाइलेयर देख रहे हैं, ये लिपिड बाइलेयर में बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये 2 लेयर लिपिड की है, एक लेयर लिपिड का ये हो गया, एक ये हो गया, तो स्फेरिकल इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको बोलते हैं माइसिली। तो लिपिड्स क्या करते हैं, लिपिड्स नीचे क्यों नहीं क्यों करते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, फॉर्म माइसिली, माइसिली बना लेता है, ठीक है, समझ में आया। एंड ऊपर लिखेंगे एग्रीगेट, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, झुंड बना लेगा, और क्या बना देगा, माइसिली बना देगा। एग्रीगेट को करके माइसिली बना देते हैं, इसलिए जब इकट्ठे हो जाएंगे तो नीचे नहीं जा पाते, तो ये पॉलीमर नहीं है, फिर ये क्या है, ये ऊपर ही बचा हुआ है, समझ में आ रहा है। ये हो गया, आगे देखिए, हाँ ये रिटेंटेड में रहेगा, ये एक्सेप्शन में है कि कौन सा पॉलीमर है जो रिटेंटेड में रहता है, तो लिपिड्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन लिपिड्स जिस चीज से मिलने से बनता है, बताइए लिपिड्स बनता कैसे है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनता है। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल नीचे रहेगा, वो क्या है, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, हम ये जो अलग कर रहे हैं इसमें हम 2 कैटेगरी समझ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल का 2 कैटेगरी समझ रहे हैं।
एक कैटेगरी बायोमॉलिक्यूल की ऐसी होती है जिसको क्या बोलते हैं आप, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। यहाँ लिख लीजिए मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। एक कैटेगरी ये है मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। किसको मैक्रो बोलेंगे? जो पॉलीमर होगा, जो क्या होगा, पॉलीमर होगा, उसको मैक्रो बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब क्या पॉलीमर है, ये मैक्रो हो गया। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, पॉलीमर होना चाहिए, साथ में इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट वो 1000 डाल्टन से ऊपर का होना चाहिए, मोर देन 1000 डाल्टन, इससे ऊपर का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 1000 डाल्टन से 1000 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। वही क्या होता है, पॉलीमर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल बोला जाता है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए जो माइक्रो है, अब मैक्रो समझ में आया। लिपिड का केस अभी अलग से देख लीजिएगा फिर एक बार। ऊपर क्या क्या चीज रहेंगे, सारे पॉलीमर रहेंगे, लिपिड भी रहेगा, लिपिड अभी अलग से बता देंगे। अगला देखिए फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज रहेगी, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, जो एसिड में घुल जाएगा। जितना माइक्रो बायोमॉलिक्यूल है, जितना माइक्रो है, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, वो सारा कहाँ रहेगा, एसिड सॉल्युबल में रहेगा। छोटी चीज है ये। अब मैक्रो आपने बता दिया, मैक्रो क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ये क्या है, मोनोमर्स होगा। पॉलीमर का यूनिट क्या होता है, मोनोमर है। तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल क्या है, दिस आर द मोनोमर्स और यूनिट्स ऑफ पॉलीमर, ये है मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कम होगा, 1000 से कम, लगभग 800 या 600 डाल्टन होता है, 1000 से कम ही होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा गया है 800 डाल्टन लिखा गया है, 800 डाल्टन के आसपास रहेगा, मतलब इससे क्या रहेगा, इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 1000 से क्या रहेगा, कम। एवरेज होता है 800, एवरेज कितना होता है, लगभग 800 तक का होता है। कुछ 800 से ज़्यादा भी होते हैं, तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, इसको लेस देन 1000 कर दीजिए, लेस देन 1000 डाल्टन से कम। समझ आया, 1000 डाल्टन से कम। वैसे जितने माइक्रो बायोमॉलिक्यूल हैं वो जनरलाइज उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, लगभग 800 डाल्टन। कुछ का ऐसा होता है कि जो 800 डाल्टन से ऊपर का होता है। ठीक है, तो माइक्रो समझ में आया। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, साइज इनका क्या होता है, छोटा साइज होता है। अब माइक्रो के एग्जाम्पल, मैक्रो का एग्जाम्पल जान लीजिए क्या है। मैक्रो का एग्जाम्पल मैंने वहाँ लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, मैक्रो के हैं। पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब मैक्रो बायोमॉलिक्यूल हैं। लिपिड नहीं है, लिपिड अलग से है, लिपिड नाइदर मैक्रो नॉर माइक्रो। समझ में आया? एक्चुअली वो क्या है, लिपिड माइक्रो है, एक्चुअली वो माइक्रो है, लेकिन क्या है वो, क्योंकि ऊपर है आता है इसलिए उसको मैक्रो भी मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, माइक्रो। तो माइक्रो का एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। पॉलीसैकेराइड क्या है, मैक्रो है ना, इसका यूनिट क्या होता है, जैसे पॉलीसैकेराइड का मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड, ये तो होता है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, क्या मिलकर बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स, इसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, आगे आप पढ़ेंगे जब मोनोसैकेराइड बताएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे, इसका एग्जांपल भी इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आएगा। ठीक है, जितना डाइसैकेराइड है जितना डाइसैकेराइड है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, सुक्रोज आएगा, लैक्टोज आएगा और माल्टोज आएगा। ठीक है, ये सब आ गया। आगे देखिए, प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या होगा, अमीनो एसिड्स। तो जितने अमीनो एसिड्स हैं वो सब क्या है, माइक्रो हैं। और न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड समझ में आ रहा है, साइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है और टाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। आगे देखिए, फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्योंकि लिपिड किससे बनता है, लिपिड ऊपर है। अगर लिपिड टूट जाएगा, अगर लिपिड टूट करके क्या बनाएगा,
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जुड़ने से क्या बनता है, लिपिड बनता है। तो अगर लिपिड ब्रेक कर जाएगा तो वो चीज़ नीचे आ जाएगी। तो फैटी एसिड और क्या है, ग्लिसरॉल, ये सब क्या है, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है। क्योंकि इन्हीं दोनों के मिलने से क्या बनता है, लिपिड बनता है। समझ में आ रहा है? ये मोनोमर है लिपिड का, ये मोनोमर है, बताइए। इसको लिपिड का मोनोमर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? ग्लिसरॉल फैटी एसिड को मोनोमर नहीं कह सकते हैं। ये मोनोमर नहीं है, मोनोमर ये होता, मोनोमर इसको बोलते हैं। मान लीजिए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दोनों जुड़ करके क्या बनाता, लिपिड। अगर यही चीज बार बार रिपीट करती, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तब लिपिड बनता, तब आप कहते हैं मोनोमर है। तो रिपीट तो कर नहीं रहा स्ट्रक्चर, वो यूनिट बार बार रिपीट नहीं कर रहा ना। तो जब कोई चीज़ रिपीट नहीं करती है तो उसको आप मोनोमर नहीं कहेंगे, इसलिए मोनोमर नहीं है। वो उसका क्या है, उसका दो पार्ट कह सकते हैं, फैटी एसिड दो हिस्से हैं। और क्या रहेगा माइक्रोबायोमॉलिक्यूल में, बताइए। और कुछ रहेगा? जितने, देखिए अब एक चीज, फिल्ट्रेट में माइक्रोबायोमॉलिक्यूल आ जाएगा। और क्या रहेगा, फिल्ट्रेट में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने आयंस होते हैं, जितने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी तो यहाँ पर रहेंगी फिल्ट्रेट में, लेकिन वो बायोमॉलिक्यूल नहीं है, तो बायोमॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट में आप एक एरो लगाइए, जितने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लिखिएगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी इसमें रहेंगे। वो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। और बताइए माइक्रोबायो, तो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या नजर आएगा आपको, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल रहेंगे और इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और क्या रहेगा बता सकता है? और रहेगा जितने जिनका सेल ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म। देखिए ये क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि विच इज प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल में क्या चीज़ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन राइबोसोम दे देगा, राइबोसोम। राइबोसोम सही है, क्योंकि वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में रहेगा। तो जितने सेल ऑर्गेन रहते हैं वो सब किस में रहते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में रहते हैं। इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यही जरूरी है। एसिड इनसॉल्युबल में रहेगा, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये यहाँ रहेगा, ये रिप्रेजेंटेड में रहेगा। सेल ऑर्गेनिल यहाँ लिखिएगा, सेल ऑर्गेनिल, जितने भी सेल ऑर्गेनिल हैं वो कहाँ रहेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, ठीक है। NCERT वर्ड पेज नंबर देख लीजिए, इसमें कहाँ गया 147 पर दिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये समझ में आया, ये सारी चीजें एसिड सॉल्युबल में क्या रहेगा और एसिड इनसॉल्युबल में क्या रहेगा। अब देखिए एक तरीका ये हुआ माइक्रोबायोमॉलिक्यूल को किससे अलग करना, माइक्रो से, ठीक है। सेकंड है कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से कैसे अलग करेंगे। मान लीजिए देखिए जो सेकंड एनालिसिस है, दूसरी वाली एनालिसिस वो क्या है, उसमें बताया जाएगा कि कैसे हम ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से कैसे अलग करेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग नहीं हुआ था, क्योंकि देखिए ये जो नीचे था पोर्शन, इसको क्या बोलते थे, एसिड सॉल्युबल, इसमें ऑर्गेनिक भी था और इनऑर्गेनिक भी था, लेकिन दोनों मिक्सचर है। अब आपको ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से अलग करना है, तो उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो जो सेकंड एनालिसिस है, मान लीजिए ये प्लांट पार्ट है, कोई प्लांट पार्ट है या कोई क्या है, टिश्यू है, समझ में आ रहा है। कैसे अलग किया जाएगा ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से, इसको क्या करेंगे, कंबस्शन, इसको बर्न कराएंगे,
इसको जलाएंगे, कंबशन कराएंगे। समझ में आया? जब कंबशन होगा तो इसमें जितना भी कार्बन कंपाउंड होंगे, जितना भी कार्बन होगा, जितना भी क्या होगा कार्बन, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। तो कंबशन जब होगा, कंबशन जितना CO2 है, मतलब जितना कार्बन है वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर का भी रिलीज होगा ना भाई, कोई चीज़ जलेगी तो वाटर भी रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? तो सारा कार्बन फ्री हो जाएगा, जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, ऐश बोलेंगे। ठीक है, और ऐश में क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक। सारी इनऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ रहेगी, ऐश में। समझ में आ रहा है? तो ऐश के एनालिसिस करेंगे तो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स नजर आएंगे ऐश में। फिल्ट्रेट पार्ट नहीं, फिल्ट्रेट को अलग तरीका था, उसमें हम मैक्रो को माइक्रो से अलग करते हैं। नहीं, बर्न नहीं, जैसे प्लांट का कोई पार्ट ले लिया, एनिमल का कोई टिश्यू ले लिया, उसको आपने बर्न करा दिया। ठीक है, लीफ को लेकर के बर्न करा दिया, तो उसमें जितना भी कार्बन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, जितना वाटर रहेगा वो क्या है, की फॉर्म में वेपर बन जाएगा। बाकी जो राख बचेगा उसमें इनऑर्गेनिक ही रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक तो सब निकल गया ना। जैसे प्रोटीन्स में क्या है, कार्बन है, अमीनो एसिड्स में क्या है, कार्बन। तो सारा कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया, बचा क्या चीज़ है, कार्बन बचा नहीं है इसमें। ऐस में जो बचेगा वो सब इनऑर्गेनिक। हम उसको डायरेक्टली जला रहे हैं कि पहले वो अलग चीज़ है, कार्य वाला वो अलग चीज़ है, जो आप कर रहे हैं वो अलग है। वो मैक्रो को माइक्रो से सेपरेट करने का तरीका है। फिर से वही पार्ट देखिए, उसको लिया था, एक टिश्यू लिया था, उसको ग्राइंड कराया था, फिर ट्रेड कराया। इसमें क्या है, टिश्यू लेकर के सीधे जला देंगे, यहाँ से डायरेक्टली जलाने का। अरे यहाँ नहीं है वो टिश्यू, ये तो अलग तरीका हो गया। टिश्यू लेकर के प्लांट में कोई पार्ट या एनिमल का कोई पार्ट लेकर के उसको जला दीजिए, दूसरा मेथड, वो दूसरा मेथड है। ये ऑर्गेनिक वो नहीं है, ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से अलग करने का एक तरीका है। इससे कुछ लेना चाहिए। अब देखिए एक टेबल बना हुआ है इसमें, यहाँ पर ऐश में क्या रहेगा, सारी इनऑर्गेनिक चीजें रहेंगी। एक टेबल बना हुआ है NCERT में 143 पेज पर। ठीक है, ये टेबल ये बता रहा है जैसे जितने भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, या प्लांट्स की बॉडी में, या एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं, और वही एलिमेंट कहाँ पर होते हैं, अर्थ क्रस्ट में। ये चीज़ समझ में आती है। ऑल एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी दे आल्सो फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में, जमीन में भी वही एलिमेंट होंगे, मिट्टी में वही एलिमेंट होंगे जो हमारे अंदर है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। क्योंकि प्लांट्स जो है, प्लांट सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो सॉइल की सारी चीज़ें प्लांट्स में गए। प्लांट्स को हमने खाया तो अल्टीमेटली सॉइल की चीज़ हमारे अंदर आया ना, तो जो हमारे अंदर है ये सब कहाँ है, जो प्लांट में वही सब सॉइल में है। समझ में? तो एलिमेंट्स जो हैं वो सब कहाँ होते हैं, सॉइल के एलिमेंट, अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट और लिविंग सिस्टम के एलिमेंट क्या है, सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, उनके परसेंटेज में डिफरेंस है, उनकी क्वांटिटी में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? अगर हमारी बॉडी में कार्बन का लेवल कुछ और है तो सॉइल में कुछ और होगा, नाइट्रोजन का लेवल कुछ और है, सॉइल में कुछ और होगा। समझे? क्वांटिटी डिफर करती है, क्वालिटी डिफर नहीं करती है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पर, लिखिएगा क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स present in living system सेम रहता है, सेम टू अर्थ क्रस्ट। क्वालिटी का मतलब समझ रहे हैं, क्वालिटी का मतलब होता है टाइप ऑफ एलिमेंट। क्वालिटी का मतलब क्वेश्चन आ सकता है, देखिए कि क्वालिटी क्वांटिटी का मतलब क्या है यहाँ पर। क्वालिटी का मतलब है किस तरीके का एलिमेंट, ठीक है। टाइप ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब टाइप ऑफ एलिमेंट, किस तरीके का एलिमेंट है। दूसरा होता है बट, यहीं पर लिखिएगा बट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स की क्वांटिटी डिफर्स, अलग अलग रहेगा, ठीक है, वैरी करेगा बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग का मतलब अर्थ क्रस्ट हुआ। अर्थ क्रस्ट क्या है, नॉन लिविंग है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है।
तो अर्थ क्रस्ट क्या है, नॉन लिविंग है और लिविंग ये हुआ, ठीक है। एनिमल्स, प्लांट, तो लिविंग और नॉन लिविंग में एलिमेंट की जो क्वालिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, क्वांटिटी ही चेंज होती है। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, जो आपकी टेबल बनी हुई है इस टेबल से याद क्या रखना है। टेबल देखते रहिए सब लोग। लिखा है परसेंट ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, बुक देखिए लिखा है इधर। हाइड्रोजन लिखा हुआ है 0.14%, कहाँ, अर्थ क्रस्ट में। ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, बीच में रख लीजिए। अरे बीच में इंपॉर्टेंट है, बीच में रख लीजिए। दूसरा देखिए, कार्बन है 0.03% और यहाँ कितना है 18.5%। अगला है ऑक्सीजन इतना परसेंट और 65% ह्यूमन बॉडी में, और ये सब चल रहा सिस्टम आगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसमें है, जितने एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में, उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस एलिमेंट में है, कार्बन में है। कार्बन में ही है ना, वो 0.03 है अर्थ क्रस्ट में, वहाँ कितना 18.5। देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में है। और कोई है क्या? तो सिलिकॉन में डिफरेंस का आप नहीं कह सकते, वो नेग्लिजिबल है, उसको आप डिफरेंस नहीं काउंट करेंगे, वो सिलिकॉन है ही नहीं। अगर डिफरेंस पूछा जाए अंतर, तो अंतर कार्बन में ही रहता है, सिलिकॉन है ही नहीं बॉडी में, नेग्लिजिबल लगभग। हाँ, परसेंटेज देखा जाए तो कार्बन में परसेंटेज में डिफरेंस है, ठीक है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। और बाकी क्वेश्चन आ सकता है कि जितने एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट में ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या, कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीजन है, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कार्बन, और ये ऑक्सीजन कार्बन नहीं, ऑक्सीजन। यही आपको इसमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा है, ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, ठीक है। और सबसे कम वाला भी लर्न करिए रखिए, सबसे कम एलिमेंट परसेंटेज में कौन है और किसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी याद रखिएगा इसमें। आगे का टेबल देखिए, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, और ये कंपाउंड्स लिखे गए हैं। इसमें कैसे कम हो जाता है, क्या ऐसे मात्रा हमारे शरीर में कम होती है, इसलिए ज़्यादा सेम क्यों होता है? ऐसा सेम इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अर्थ क्रस्ट है, मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है, हम अपनी लाइफ में पता नहीं कितने प्लांट्स को पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, तो परसेंटेज बढ़ेगा, समझ है ना। आगे देखिए, लिविंग टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, सबका लिखा हुआ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कौन कौन से लिविंग में एलिमेंट्स होते हैं। और कोई टेबल दी हुई है, पेज नंबर 147 पर एक टेबल दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए। 147 लिखा है वाटर, वाटर का परसेंटेज कितना है टोटल सेल मास में, 70% से 90% क्या है, वाटर है, और प्रोटीन्स क्या है 10 to 15%। तो ये आप इसका ऑर्डर समझे रखिएगा, ऑर्डर समझ में आया कि कौन सी चीज़ सेल में ज़्यादा होती है। अगर कहा जाए कौन सा बायोमॉलिक्यूल सेल में ज़्यादा है, बताइए, विच बायोमॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द सेल, सेल में कौन सा बायोमॉलिक्यूल ज़्यादा है, प्रोटीन। अरे वाटर में देखिए ना, वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है, प्रोटीन देखिए, प्रोटीन क्या है 10 to 15% है, पर समझ में आ रहा है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ये सेल्स का अगर ऐसे देखा जाए, देखिए अगर आप प्लांट सेल को कहेंगे और एनिमल सेल को कहेंगे, तो किस सेल में, एनिमल सेल में प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, प्लांट सेल में क्या है, सेलुलोज ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो प्लांट सेल में सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज़्यादा होता है।
प्रोटीन्स कहाँ ज़्यादा होती हैं? एनिमल सेल। आगे बताना है अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड्स क्या होते हैं अमीनो एसिड्स? देखिए यहाँ जो अमीनो प्लस एसिड मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम क्या हो, एक अमीनो ग्रुप हो, अमीनो का मतलब NH2 ग्रुप हो, और एक COOH ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। एक से ज़्यादा हो सकता है एक से ज़्यादा अमीनो ग्रुप हो सकता है एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, लेकिन कम से कम एक अमीनो और कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन अमीनो एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये अमीनो एसिड। अगला देखिए, अमीनो एसिड्स बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड को और क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड अल्फा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये भी बोला जाता है अमीनो एसिड को। कैसे बोला जाता है? देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। ठीक है, अब इस मीथेन के ग्रुप को आप रिप्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के ग्रुप्स को क्या करते हैं? अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे ग्रुप से, तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड बन जाएगा। किससे रिप्लेस करेंगे? इस H को हमने किससे रिप्लेस किया? COOH से। इस वाले H को NH2 से अगर रिप्लेस कर दें, और इस वाले H को किससे रिप्लेस कर दें? R ग्रुप से, और इसको रख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक H रहेगा, समझ में आया? तो तीन ग्रुप को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। R का मतलब समझ में? देखिए एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक H रहेगा हाइड्रोजन, और R का मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। R ग्रुप वेरी, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, सारे अमीनो एसिड्स में R ग्रुप क्या करता है? वेरी करता है, चेंज होता रहता है, समझ में? तो यहाँ पर क्या है? R ग्रुप क्या करेगा? R ग्रुप वेरी करेगा, वेरी इन ऑल अमीनो एसिड्स। जितने अमीनो एसिड्स होंगे, समझ में आया? सभी में R ग्रुप। अब देखिए इसको अल्फा क्यों बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, समझ में आया? मीथेन के ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। अल्फा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पर, इसमें सबसे पहला कार्बन तो यही है, ये अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? ये अल्फा है। ठीक है, अगर यही R ग्रुप में अगर आप बोलेंगे CH2 और आगे CH3 हो गया, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन सबसे पहला कार्बन जो इसी ग्रुप के साथ लगा रहता है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। तो अल्फा कार्बन को ही सब्स्टिट्यूट किया गया है ना, इसी को तो इसी कार्बन को रिप्लेस कराया गया चारों ग्रुप। इसके जो चारों ग्रुप थे उनको क्या किया गया? तीनों ग्रुप को रिप्लेस करा दिया गया दूसरे से। ठीक है, कितने अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल? नहीं, 20 तो होते हैं, अलग चीज है। मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम। लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं वो 21 अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। हाँ, NCERT पढ़िए, कहीं लिखा हुआ 21। 20 पुराना डाटा है, 21 पढ़िए कहीं। देखिए
वन ही, कुछ बुकों में वन छापा है, कुछ बुकों में, कुछ एनसीईआरटी में वन, अरे 20 का आगे वन लिखा है, इसमें इधर वन लिखा है मेरे पास, ठीक है, इधर वन लिखा था। जैसे एक बार केस हुआ था, उसकी एनसीईआरटी में बैठा हुआ था स्टूडेंट, उसकी एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ था, बता रहा है। तो जो चेंज एनसीईआरटी है 21, एक्चुअली इतना जान लीजिए, देखिए अगर ऑप्शन आता है, ध्यान सुन लीजिए, 20 का ऑप्शन आता है, 20 सही है, एक बार लिखे थे उसमें यहाँ लिखा है, समझ लीजिए 21वां अमीनो एसिड कौन सा होता है मैं आपको बताऊंगा। अगर ऑप्शन में 20 लिखा हुआ है तो 20 सही है, 21 ऑप्शन दिया है तो 21 सही है, उसमें नहीं है, हाँ नहीं 21 है। आप इतना है देखिए 21 यहाँ कहीं वहाँ देखिए 21 लिखा हुआ है ना, 21 नया डाटा 21 में अमीनो एसिड था, और नया क्या है वो भी बुक नहीं है तुम्हारे वाले, हो सकता है कोई एडिशन चेंज हुआ हो। 21 अमीनो एसिड होते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो देखिए टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ध्यान समझते रहिए, 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं वो 21 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनाते हैं खाने में, बट आगे लिखिएगा बट 21 अमीनो एसिड फॉर्म प्रोटीन 21 ही बनाएंगे, ठीक। और जो प्रोटीन बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, और जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं बाकी जो बचे, कितना बचा 300 में से 21 माइनस कर दिए, जो अमीनो एसिड बचे वो नॉन प्रोटीनोजेनिक, वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 21 अमीनो एसिड फॉर्म प्रोटीन, इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा आपसे कि कौन सा इसमें से प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड है, कौन सा प्रोटीनोजेनिक है, ठीक है। तो अभी आपको जो नोट करा देंगे ना 21 अमीनो एसिड, आप देखिए कौन सा इसमें प्रोटीनोजेनिक है, बाकी जो बचा एंड रेस्ट आर नॉन प्रोटीनोजेनिक। अब यहाँ नॉन प्रोटीनोजेनिक लिख लीजिए कौन सा होता है, ठीक है, जो प्रोटीन नहीं बनाता है, हमारी बॉडी में रहेगा। सिट्रोलिन, ठीक है, आर्जिनिन, यूरिया साइकिल में तो कौन सा होता है, सिट्रोलिन है, और आर्जिनिन सब्स्टिट्यूट बनता है। यूरिया साइकिल में जितने अमीनो एसिड बनते हैं ना यूरिया साइकिल में, एक सिट्रोलिन है, एक आर्जिनो सक्सिनेट है, एक और अमीनो एसिड है यूरिया साइकिल का। वो क्या है, क्योंकि यूरिया साइकिल में बन तो रहा है लेकिन वो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो यूरिया साइकिल जब हमारे ऑर्निथिन साइकिल, इसको आप बोलते हैं, लिवर में यूरिया को बनाने वाली एक साइकिल चलती है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं, देखिए वहाँ पर भी लिखा हुआ है, उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, वो कभी प्रोटीन नहीं बनाते, ठीक है। तो एक सिट्रोलिन हो गया, एक क्या हो गया, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड या सक्सिनिक एसिड या आर्जिनो सक्सिनेट, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये सब यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं। आर्जिनो सक्सिनेट, सॉरी ऑर्निथिन, कौन सा हुआ, ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, आर्जिनो सक्सिनेट, ऐसे बनता है, ठीक है। ऑर्निथिन एक अमीनो एसिड हो गया, ऑर्निथिन, ठीक है, सिट्रोलिन और आर्जिनो सक्सिनेट, ये यूरिया साइकिल का 3 अमीनो एसिड है जो क्या है, नॉन प्रोटीनोजेनिक, प्रोटीन कभी नहीं बनाएगा। आगे देखिए, इसके बाद GABA, गामा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर। जब आप नर्वस सिस्टम वाला पढ़ेंगे टॉपिक, नर्वस सिस्टम, तो उसमें न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ले जाने के लिए ये वाला अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है, गामा अमीनो बेंजोइक
एसिड। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ये कुछ क्या है इसमें? ये है नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। ह्यूमन बॉडी में है ह्यूमन बॉडी के ही है। टोटल कितने पाए जाते हैं? क्या चीज़? अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी कोई फिक्स नहीं है कि कितने पाए जाते हैं। आपको जो क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा साइंटिस्ट बनने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन ये आएगा तो उसमें से कौन सा नॉन प्रोटीनोजेनिक है, ठीक है, तो नॉन प्रोटीनोजेनिक जो डाटा लेगा वो आपको बता नॉन प्रोटीनोजेनिक क्यों होगा। प्रोटीनोजेनिक का भी आपको बताने कितने होते हैं, तो ऑप्शन उसमें से आएगा कौन सा प्रोटीनोजेनिक। अब जो प्रोटीन बनाते हैं 21 अमीनो एसिड, तो इसमें 21वां वाला जान लीजिए कौन सा होता है। 20 आपको अभी बताएंगे। सेलुलोसिस्टीन 21st अमीनो एसिड है। 21st अमीनो एसिड कौन सा हुआ? अमीनो एसिड जो है वो है सेलिनोसिस्टीन। यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज़? अब ये जो भी होगा एसेंशियल नॉन एसेंशियल, आप इसको देखिए पहले क्या है। ये 21st बता देंगे, ठीक है। ये कहाँ है? इन यूकैरियोट, ठीक है। और पायरोलाइसिन प्रोकैरियोट का एक अमीनो एसिड है। पायरोलाइसिन ये कहाँ का है? प्रोकैरियोट का है। तो हाँ, पायरोलाइसिन यूकैरियोट में नहीं मिलेगा, वो प्रोकैरियोट। जो एक बटा हुआ है। अब ऐसे कहा जाए, एक चीज़ ये भी है कि टोटल कितने अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, तो उसको तो देखा जाए तो 22 कैसे बनाते हैं? ये जो दो बढ़ रहे हैं ना, आप देख रहे थे, ठीक है, तो आगे सेलुलोसिस्टीन यूकैरियोट में है। 20 को छोड़ दीजिए, 20 तो अलग कहानी है। सेलुलोसिस्टीन यूकैरियोट का हो गया और पायरोलाइसिन प्रोकैरियोट का हो गया। ये भी तो प्रोटीन बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ये जो प्रोटीन बना रहे हैं तो 20 को प्रोटीन बनाएंगे तो ये हो गया 22 प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में देखा जाएगा तो 21 है, यूकैरियोट में भी क्या 21, और टोटल कर देंगे तो 22 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब थोड़ा सा और इसमें आगे देख लेते हैं। देखिए, वो अभी आपको ये जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल की टेबल बता देंगे, इसमें और थोड़ा सा देखिए। जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स में एक फॉर्म होती है ग्लूटाराइन। क्या होता है? ग्लूटाराइन, उसको समझिए। ग्लूटाराइन क्या है? जब किसी अमीनो एसिड को डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन में रखा जाता है। कहाँ रखते हैं? डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन में। जैसे ग्लूटाराइन की डेफिनेशन तो यह है कि द डबल आयनिक फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का एक डबल आयनिक फॉर्म, क्या है ये? डबल आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्या चीज? डबल आयनिक फॉर्म क्या है? ग्लूटाराइन। जैसे देखिए बुक में बना हुआ है, मान लीजिए कोई अमीनो एसिड है, ये है यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर ये क्या C है और ये H है, यहाँ R है, ये COOH है, ठीक है। अगर इस अमीनो एसिड को आप एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे, किसमें रखेंगे? एसिडिक में। तो एसिडिक में क्या होगा? एसिडिक में रखेंगे तो H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा ना, ज़्यादा रहेगा ना H+। एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो H+ ज़्यादा रहेगा। H+ ज़्यादा रहेगा तो वो H+ क्या करेगा? इस NH2 के साथ बाइंड कर देगा और क्या बना देगा? NH3+ बना देगा। ये ग्लूटाराइन नहीं है, ये ग्लूटाराइन नहीं बनेगा। ग्लूटाराइन तब बनेगा जब डबल आयनिक फॉर्म होगा। दोनों ही पर क्या होंगे? चार्ज हो जाएंगे। इस पर भी चार्ज रहेगा, इस पर भी चार्ज रहेगा, क्योंकि और इसी पर चार्ज है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में रखने पर अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? NH3+, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, समझ में? उसको बेसिक में रखेंगे। अगर इसी अमीनो एसिड को आप कहाँ रख देंगे? बेसिक में, ठीक है। तो बेसिक में रखेंगे मतलब OH कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो बेसिक में रखेंगे तो ये वाला H+ ले करके यहाँ जाएगा, OH के साथ जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा, मीन COO-, COOH से क्या होगा? H+ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
लेकिन अगर अमीनो एसिड्स को कहाँ रखा जाता है? न्यूट्रल पीएच पर। इस पर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक जानते हैं? हाँ, जहाँ पर क्या है न्यूट्रल पीएच, जिसको आप कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर रखेंगे, तो उसमें क्या होगा? C है, ये H है, यहाँ क्या हो गया? R हो गया, और ये C डबल तो माइनस ये क्या है? NH2 प्लस, दोनों आयनिक फॉर्म। हाँ, क्या कह रहे हो? इसको ड्यूटर हाँ, ये ड्यूटर आयन है। ये क्या है? ड्यूटर आयन है। जैसे NH3 प्लस है, C डबल माइनस, ये ड्यूटर आयन है। डबल आयनिक फॉर्म हो गया ना अमीनो एसिड का, डबल आयनिक फॉर्म। ये होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर या न्यूट्रल पीएच पर होता है। कहाँ होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या फिर न्यूट्रल। ठीक है, और चीजें सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या है? CH, इधर क्या है? NH2, इधर क्या है? R ग्रुप जो होगा, सबसे छोटा R ग्रुप कौन सा होता है? H। सबसे छोटा R ग्रुप क्या है? H। ये क्या है? ग्लाइसिन का फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। ग्लाइसिन क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन। सबसे कॉम्प्लेक्स लिखिएगा, ट्रिप्टोफैन जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। इसकी जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको R ग्रुप में क्या क्या नजर आएगा? R ग्रुप में बेंजीन नजर आएगी, एक यूरोन रिंग नजर आएगी। R ग्रुप की जब स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो जिसमें R ग्रुप रहेगा, R ग्रुप में क्या रहेगा? एक बेंजीन रिंग रहेगा, एक क्या रहेगा? यूरोन रिंग रहेगा। समझ में आया? इसीलिए क्या है ये हाईली कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है। क्या बनता है इससे? ऑक्सीजन हार्मोन। क्या बनता है? ऑक्सीजन हार्मोन। समझ में आ रहा है? तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट हो गया, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड हो गया। किसी भी अमीनो एसिड की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? बता सकते हैं? कोई अमीनो एसिड है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बदल रहा है। अगर यही R ग्रुप अगर H होता है, इसको तो पहले सही कर लेते हैं। ये NH2 हो गया, ये C डबल O। अगर यही R ग्रुप हो जाए तो ग्लाइसिन बन जाएगा। और यही R ग्रुप अगर CH2 और क्या हो जाए? C डबल O H हो जाए तो कोई एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। तो अगर R ग्रुप चेंज होता रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी भी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदलती रहेगी। समझ में आ रहा है? जब फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा तो साथ में क्या बदलेगा? केमिकल प्रॉपर्टी। तो R ग्रुप से ही डिसाइड होता है, जो लिखा हुआ ग्रुप में ये केमिकल, अंडरलाइन कर लीजिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड किस पर डिपेंड करती है? R ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो R है उस पर डिपेंड करती है। इस R ग्रुप पर डिपेंड करेगा। और देखिए जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, वो D फॉर्म में है कि L फॉर्म में है? D फॉर्म, L फॉर्म जानते हैं क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट में भी आपको मिलेगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होता है। एक फॉर्म होता है D फॉर्म और एक को क्या बोलते हैं? L फॉर्म। D फॉर्म का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये है अमीनो एसिड, इस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्लो कराया गया, इस पर क्या पास कराया गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर ये कंपाउंड इस लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करा दे रहा है, किस डायरेक्शन में? राइट हैंड, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइट को रोटेट करा दे रहा है, तो ये कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या हुआ? D फॉर्म हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट साइड में घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो L फॉर्म होता है। तो अमीनो एसिड जो होते हैं दे प्रेजेंट इन द L फॉर्म, याद रखिए L फॉर्म होते हैं जनरली।
जनरली किस फॉर्म में होते हैं? अल्कोहल में। अब इसी में देखिए अमीनो एसिड्स में अगर आर ग्रुप चेंज होगा तो एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक बनेगा, ठीक है, और एरोमेटिक अमीनो एसिड बनेगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बनेगा अगर आर ग्रुप चेंज होगा। आर ग्रुप में अगर जो चीज़ रहेंगे, देखिए जिनके नाम आप जरूर पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कितने तरीके के अमीनो एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप के बेसिस। पहला क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। कौन सा एसिडिक है? अगर इसी आर ग्रुप में एक्स्ट्रा COOH ग्रुप जब जुड़ जाएगा, आर ग्रुप में क्या रहेगा? एक एक्स्ट्रा रहेगा, अलग से एक COOH ग्रुप रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड। क्योंकि ये तो आपस में न्यूट्रल कर देगा ना। ये COOH ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है। ये क्या है? बेसिक ग्रुप है। देखिए NH2 क्या होता है? बेसिक। ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है। तो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कर देगा। जनरली अमीनो एसिड क्या होते हैं? जनरली क्या न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन अगर उसमें COOH एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो ये एक एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया, ये तो न्यूट्रल हो गया, क्या है ये? एसिडिक बना देगा। और यहीं पर अगर NH2 जुड़ जाएगा अलग से तो बेसिक हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड हो जाएगा। इसमें बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा तो एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा, सल्फर जुड़ जाएगा तो सल्फर कंटेनिंग। तो नाम याद रखना खाली। एसिडिक में एग्जाम्पल कौन सा होता है? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा क्या है? ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन नहीं बोलेंगे, एस्पार्जिन ग्लूटामिन अलग चीज है, वो एमाइड्स हो जाते हैं। एस्पार्टिक एसिड का एमाइड क्या है? एस्पार्जिन है, और ग्लूटामिक एसिड का एमाइड क्या है? एमाइड, ग्लूटामिन। जैसे जितने अमीनो एसिड हैं उसमें दो ही अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एमाइड बनाते हैं, समझ गए ना? यही दो एमाइड बनाएंगे और कोई एमाइड नहीं बनाएंगे। आगे देखिए दूसरा क्या है? बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक में जिसमें NH2 एक्स्ट्रा रहेगा, NH2 ग्रुप क्या रहेगा? एक्स्ट्रा रहेगा, वो बेसिक रहेगा। बेसिक में कौन सा? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, और क्या हो गया? हिस्टिडीन। ये होता है ना बेसिक अमीनो एसिड, ठीक। और तीसरा क्या है? एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन सा आया? जिसमें बेंजीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, उसमें आएगा आपको ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, टायरोसिन है, और क्या है? फिनाइल एल्केन, टायरोसिन, फिनाइल, और क्या है? ट्रिप्टोफैन। देख लीजिएगा, टायरोसिन है, फिनाइल, ट्रिप्टोफैन देख लीजिएगा। कौन सा? हाँ सॉरी, ट्रिप्टोफैन में हाईली कॉम्प्लेक्स, ट्रिप्टोफैन हाईली कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड बेंजीन के साथ जुड़ा नहीं है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बीच में रहेगा, ठीक है। ये हो गया एरोमेटिक, ये एसिडिक बेसिक हो गया। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, किसमें सल्फर रहेगा? मीथियोनाइन और सिस्टीन अमीनो एसिड। कौन सा रहेगा? मीथियोनाइन, मीथियोनाइन, और कौन सा है? सिस्टीन अमीनो एसिड, ठीक है। ये क्या है? सल्फर कंटेनिंग, कौन सा है? ये सब हो गया अमीनो एसिड। इसमें कुछ होते हैं OH ग्रुप वाले, थ्रियोनीन, सीरीन है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम होता है। क्वेश्चन लेके आइएगा, तब बताएंगे उसको क्वेश्चन को।